अब हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, CFCs, फ्रेयॉन्स। तो नाउ वी डिस्कस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम कॉमनली फ्रेयॉन्स बोलते हैं, राइट, या CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारे पास होते हैं, फ्रेयॉन्स जो होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा। और जो मोस्ट कॉमन फ्रेयॉन्स हैं वो जैसे CF2Cl2 या CF3Cl, CF4, CFCl3, ये सब हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो हम यहां पर लिखें अगर इसको, तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रेयॉन्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक molecules containing carbon, chlorine and fluorine, और the most common, जो मोस्ट कॉमन है वो फ्रेयॉन्स है हमारे पास, जैसे फ्रेयॉन 12। फ्रेयॉन 12 कहने का मतलब है कि हमारे पास है CF2Cl2। तो फ्रेयॉन 12 बताता है, फर्स्ट डिजिट बताती है नंबर ऑफ कार्बन, वो नेचुरली एक होता है, और ये बताता है नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो अगर हमें लिखना हो CFCl3 तो हम इसको लिखेंगे फ्रेयॉन 1 यानी 11, एक कार्बन एक फ्लोरीन। तो अगर हम लिखें फ्रेयॉन 13 तो फ्रेयॉन 13 का मतलब हो गया हमारे पास है CF3, और वैलेंसी बैलेंस होगी क्लोरीन से। इस तरीके से हमारे पास फ्रेयॉन्स होते हैं जिसमें कार्बन और फ्लोरीन का होना एसेंशियल है। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन में अगर हम जाएं तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, HF की रिएक्शन एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की प्रेजेंस में, और हमें यहां मिल जाते हैं CFCl3 प्लस HCl। और अगर हम यहां CCl4 के साथ 2 मोल ले लें HF के, यानी 1:2 के रेशियो में, सिमिलर कंडीशन पर, तो CCl2 F2 भी मिल जाएगा प्लस 2 HCl। इसी तरीके से अगर आप CCl4 को एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो भी आपको 3 मोल्स ऑफ CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मिलते हैं और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये कोई खास मेथड तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बना सकते हैं ये। और जो फ्रेयॉन्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन कोरोसिव होते हैं, और अगर हम इसको इनहेल कर लें तो कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता, एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होते हैं। और अगर ये अनरिएक्टिव है तो नेचुरली ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे, यही इनका एक मेजर ड्रॉबैक बन जाता है। तो अब हम यहां लिखते हैं फ्रेयॉन्स आर नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल, जलाया नहीं जा सकता इनको, नॉन कोरोसिव,
नॉन कोरोसिव मतलब अगर हम इसको इनहेल कर ले तो हमें कोई फर्क इससे, कोई हार्मफुल इफेक्ट इससे नहीं पड़ने वाला। दे आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव। एंड देयरफॉर दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जब रिएक्शन ही नहीं करते तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन फिर इनका नुकसान क्या है? इनका नुकसान है अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का डिप्लीशन। क्योंकि जैसे ही ये अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये जो हमारे एसी और फ्रिज से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये यूवी रेडिएशन के साथ मिलते ही अपर एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूट जाते हैं। CF2Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, या फिर CF2 प्लस 2Cl फ्री रेडिकल, ऐसे टूट जाते हैं। और ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपको मिल गया है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से कंबाइन होता है और ClO प्लस O2 बना लेता है। और ये ClO फिर नेसेंट ऑक्सीजन या ओजोन से मिलकर Cl फ्री रेडिकल प्लस O2 बना लेता है। मतलब ये तो हुए हमारे इनिशिएटर, चेन इनिशिएशंस, और ये हो गए हमारे पास प्रोपोगेशन। और इस तरीके से ये ओजोन का डिप्लीशन करते रहते हैं। इसीलिए ये नॉन टॉक्सिक होने के बाद भी बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है विच इज गिवन इन द NCERT। थोड़ा सा सिलेबस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लेकर बस इतना पार्ट है। वैसे तो एनवायरमेंटल में भी हम कर लेते हैं इस टॉपिक को कि ये कैसे डिप्लीशन करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ और टाइप के हैलोजन की। अब ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक बचे, जैसे है आयनिक हैलोजन। आयनिक हैलोजन किसको कहते हैं? तो आयनिक हैलोजन नेचुरली ऐसी हैलोजन जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ। और वो हमारे पास एक ही टाइप का मेन कंपाउंड है, वो है हमारे पास डायएजोनियम सॉल्ट्स। डायएजोनियम सॉल्ट्स जैसे हमारे पास हो जाए R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ये अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला हैलोजन आयनिक है। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। नेचुरली बॉन्ड नहीं बनते इनमें, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 एंड 4, पांचवा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये जो हैलोजन है हमारे पास, ये प्योरली आयनिक है। और अगर हम इन हैलोजन्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएं तो AgX का प्रेसिपिटेट आता है। अगर AgCl है तो व्हाइट PPT आएगा। अगर AgBr है तो पेल येलो आएगा। और अगर AgI है तो येलो प्रेसिपिटेट आता है। इसको बोलते हैं हम आयनिक हैलोजन। दूसरी हैलोजन आएगी आपके पास और वो होगी लेबाइल। लेबाइल हैलोजन। लेबाइल हैलोजन कहने का मतलब है कि ऐसी हैलोजन जो आयनिक फॉर्म में तो ना हो लेकिन आसानी से निकल सकती हो, आसानी से निकल जाए। जैसे हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड की हैलोजन है, या हमारे पास एलाइल वाली हैलोजन है, या हमारे पास कोई बेंजाइल वाली हैलोजन है। क्योंकि अगर आप एलाइल वाली हैलोजन को देखें तो यहां से आप इसको निकाल इसलिए आसानी से सकते हैं क्योंकि इसका कार्बोकैटायन रेजोनेंसली स्टेबल है। ये देखिए रेजोनेंसली स्टेबल है, तो X नेगेटिव आप निकाल सकते हैं। यहां पर बॉन्ड कोवेलेंट जरूर है लेकिन इसको निकाला जा सकता है। जैसे यहां से X नेगेटिव को निकालें तो बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ऐसे कोवेलेंटली बॉन्डेड हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिनको अगर हम निकालें तो जो कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल हो,
दैट कैन बी इंक्लूड द टर्शरी पार्ट, टर्शरी हैलाइड, उसको भी हम लेबाइल में ही कंसिडर करते हैं। तो लेबाइल हैलोजन पहचानना बहुत आसान है कि आपके पास हैलोजन कोवलेंटली बॉन्डेड ऐसे हाइड्रोकार्बन से लगा हो, जब हैलोजन को हैलाइड की फॉर्म में निकालें, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में निकालें, तो जो कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल हो। टर्शरी हो सकता है, वो बेंजाइल हो सकता है, वो एलाइल हो सकता है। और नेचुरली अब तीसरे पार्ट पर आएगा हमारे पास इनर्ट हैलोजन। इनर्ट हैलोजन, अब ये इनर्ट हैलोजन तो फर्स्ट और सेकंड टाइप में आना ही नहीं है। फर्स्ट में आयनिक फॉर्म थी, सेकंड में आयनिक बन जाता था, लेबाइल थी, निकल जाता था। इनर्ट में आसानी से निकलेगा ही नहीं, राइट। तो अगर हम देखें यहां पर हमारे पास है एक्स हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ऐसा कुछ है, तो हम जानते हैं कि यहां पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस हैलोजन को पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो आगे डीलोकलाइज होता रहेगा। और इस डबल बॉन्ड की वजह से इस हैलोजन को हम यहां से निकाल नहीं सकते। ये कंडीशन आपको CH2 डबल बॉन्ड CH और X में भी मिलेगी, यानी विनाइल में भी मिलेगी। सेम ये लोन पेयर और ये लोन पेयर रेजोनेंसली फिर से कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इन हैलोजन को आप नहीं निकाल सकते, ये हैलोजन नहीं निकलेंगी। तो अगर आप अब AgNO3 का सॉल्यूशन डालते भी हैं तो आपको कोई भी AgX का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, नो PPT, which is possible only in the case of ionic and the labile halogen। अब लेबाइल हैलोजन ये मिल ही गया आपको, तो अगर आप AgNO3 डालते हैं यहां तो आपको AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो लेबाइल हैलोजन हो या आयनिक हो, इन दोनों में आपको AgX के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। आयनिक में फास्टेस्ट, लेबाइल में थोड़ा स्लो होगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है, और इनर्ट में आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। यानी इनर्ट हैलोजन पहले दो वाले टेस्ट, AgNO3 वाले टेस्ट शो नहीं कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं physical properties of RX। अल्काइल हैलाइड मेनली, एराइल हैलाइड भी इंक्लूड करेंगे इसमें, और एक एक करके, कोई खास तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, मेनली सब मेमोराइजिंग पार्ट है। तो जितने हम पहले पॉइंट पर डिस्कस करें तो वो डिस्कस करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को लेते हैं, जैसे CH3 CH2X, तो ये बॉन्ड पोलर होगा, और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन ले तो ये नॉन पोलर होगा। हैलोजन का मोलर मास हाइड्रोजन के मोलर मास या एटॉमिक मास से ज्यादा होता है। हैलोजन का एटॉमिक मास हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से ज्यादा होगा। इन दो में फर्क एक हाइड्रोजन का है और हैलोजन का है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इसमें पोलैरिटी है हमारे पास, और ये नॉन पोलर होते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर सेवरल डिग्री हायर देन दोज ऑफ पेरेंट एल्केन्स, और पोलर होने की वजह से इसमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स are several degree higher than the corresponding parent alkane। पेरेंट अल्केन के कंपैरिजन में इनका ज्यादा होता है, और रीजन हम दे सकते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस।
सेकेंड पॉइंट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन अलग अलग है, जैसे इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, तो जितनी बड़ी हैलोजन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सो फॉर सेम आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, the boiling point of haloalkanes decrease from Ri to Rbr to Rcl to Rf, इस ऑर्डर में डिक्रीज करता जाता है। It decreases from alkyl iodide to alkyl fluoride। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास हैलोजन सेम है, अल्काइल ग्रुप चेंज होता जाए, बड़ा होता जाए, जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फॉर सेम हैलोजन, हैलोजन इस बार सेम है, प्रीवियसली हैलोजन अलग थी, अल्काइल ग्रुप सेम था, अब हैलोजन सेम है, अल्काइल ग्रुप अलग है। फॉर सेम हैलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज with the increase in size of alkyl group। जैसे अगर हमने लिया CH3Br, फिर दूसरा ले लिया C2H5Br, अल्काइल ग्रुप बड़ा हो गया, फिर हमने ले लिया यहाँ CH3, CH2, CH2, चलिए एक और CH2 ले लेते हैं, Br। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब मान लो कि अल्काइल ग्रुप भी सेम है और हैलोजन भी सेम है, तो अल्काइल ग्रुप सेम कहने का मतलब है कि आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप है, आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप है, जैसे एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल है, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल है। तो फॉर आइसोमेरिक alkyl halide, for isomeric alkyl halides the boiling point decrease with increase in branching। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास होता CH3CH एंड CH3Cl, अब दूसरा एल्काइल ग्रुप लेकर आएंगे तो CH3CH CH3 एंड Cl ऐसे लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर ये होता CH3CH2 CH2Cl, तो दूसरा एल्काइल ग्रुप ये लगाते हैं। अब यहां गैप कम है और यहां गैप ज्यादा है, तो फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो ब्रांच ज्यादा होगी, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचेस कम होंगी, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट देखे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के कम हो जाने से। अब हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास डाइपोल। अब डाइपोल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डाइपोल है वो कार्बन और हैलोजन पर डिपेंडेंट है। अब म्यू जो होता है वो Q इंटू डी का प्रोडक्ट होता है,
Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और D हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इस पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम कार्बन से फ्लोरीन जाएं, कार्बन से क्लोरीन पर जाएं, कार्बन से ब्रोमीन पर जाएं और कार्बन से आयोडीन पर जाएं, तो ये दो अपोजिट इफेक्ट आएंगे यहां पर। यहां सबसे बड़ा नेगेटिव, यहां उससे छोटा नेगेटिव, यहां उससे भी छोटा नेगेटिव और यहां सबसे छोटा नेगेटिव, ऐसे। नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, पहला पॉइंट, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा आयोडीन के साथ, डिस्टेंस बढ़ेगा आयोडीन के साथ, लेकिन Q कम होगा। तो अब हम किसी एक वैल्यू के बेसिस पर म्यू का वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक्चुअली में इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर ही डिपेंडेंट होना होगा। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहती है कि CH3Cl का डाइपोल ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू D ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CH3F, इन कंपैरिजन टू CH3Br एंड देन CH3I। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमें मिलता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर हमने चले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम, सिक्स्थ पॉइंट, और वो है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी हमारे पास, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, इन वाटर। जो हेलो एल्केन्स हैं वो है तो पोलर, हेलो एल्केन्स जितने भी हैं वो है तो पोलर, पार्शियल नेगेटिव एंड द पार्शियल पॉजिटिव, बट स्टिल they are water insoluble, water insoluble, वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, स्टिल वाटर इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये पोलैरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हाइड्रोजन ऑफ वाटर, यानी वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले जाए। सॉरी, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इतनी स्ट्रांग एनफ नहीं होती, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इतना तेज नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच जाए। तो पोलर होने के बाद भी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, अगर वाटर में मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाते। इस वजह से ये वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाते। और एल्काइल हैलाइड इतने भी पोलर नहीं होते कि ये जो वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है ऑलरेडी, ऐसे उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये ब्रेक कर पाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक एल्काइल हैलाइड इनके बीच में आएगा नहीं। तो एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, ऑल्दो ये पोलर होते हैं, तो अगर वाटर में मिलाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास डेंसिटी की। इसकी प्रॉपर्टी आएगी डेंसिटी। डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और मास एल्काइल आयोडाइड का ऐसे तो सबसे ज्यादा है, बट ये बड़ा ही अजीब सा आपको ऑर्डर मिलेगा। देखिए,
एल्काइल आयोडाइड, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल फ्लोराइड, ये ऑर्डर होता है हमारे पास डेंसिटी का। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो हैलोजन जितनी छोटी होगी मास उतना कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हैलोजन का मास, फ्लोरीन का मास सबसे कम है तो डेंसिटी भी सबसे कम होती है। और अगर हम एल्काइल ग्रुप को डिफर करते चले जाएं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल और हैलोजन को सेम करें, तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी वैसे वैसे उसकी डिक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। तो एज द साइज ऑफ Rx, rather size of, as the size of R, alkyl group, increase, the density of Rx decreases, डिक्रीज करती जाती है, यानी वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। राइट। अब एक और इसी में पॉइंट है कि जो हमारे पास ब्रोमो, आइडो या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो वाटर से हैवी होते हैं। तो ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो, पॉलीक्लोरो बोल रहे हैं यहाँ, मोनोक्लोरो नहीं, यहाँ मोनोब्रोमो, मोनोआइडो एंड पॉलीक्लोरो of hydrocarbon are heavier than water। लेकिन अगर मोनोक्लोरो होता वो लाइटर देन वाटर है। मोनोक्लोरो आर लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर मिलेंगे। अब इसमें भी एक ट्रेंड और आपको देखना है और वो है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। ये थोड़ा याद ही किया जाए तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज इसमें कोई बहुत हम कंसेप्ट नहीं लगा सकते। अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl है, यानी क्लोरो है, और इसमें अगर ब्रांचेस आने लगे जैसे CH3 CH CH3 एंड CH2Cl, हैलाइड 1 डिग्री 1 डिग्री, और अभी भी आपको हैलाइड ब्रांचेस मिलने लगे, लेकिन हैलाइड हो जाए हमारा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और इसके बाद हैलाइड हो जाए हमारा 3 डिग्री। तो प्राइमरी हैलाइड विदाउट ब्रांच, प्राइमरी हैलाइड विदाउट ब्रांच, प्राइमरी हैलाइड विद ब्रांच, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, तो आपके यहां बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में डिक्रीज करते चले जाते हैं क्लोराइड के लिए। लेकिन अगर हम यहां पर ब्रोमाइड ले लें, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये हमें याद ही करना है, तो ब्रोमाइड प्राइमरी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ब्रांच वाले से। ब्रांच वाला, ये ब्रांच वाला हो गया, लेकिन है प्राइमरी ही, ये अनब्रांच्ड है, ये वाला अनब्रांच्ड है, तो अनब्रांच का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें तो प्राइमरी और इस सेकेंडरी ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ गया। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, और टर्शियरी का फिर कम हो गया। तो ये आपसे जैसा कहा कि ये आपको इसी फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को असाइन कर सकते हैं, या इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उस पर आ सकते हैं। दूसरा एक और अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रहता है
फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम कंसेप्ट में नहीं जा सकते। कुछ पॉइंट तो हैं जो इनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम कंसेप्ट पर नहीं जाते, हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो इसमें हमारे पास सेम आइडो, ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरो का ऑर्डर ही चलेगा। लेकिन अगर यहां हम डाइपोल की बात करें तो फ्लोरोबेंजीन का सबसे कम, क्लोरोबेंजीन का उससे ज्यादा, ब्रोमोबेंजीन का अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है आइडोबेंजीन के। जबकि प्रीवियसली अगर हमने देखे तो क्लोरोबेंजीन का ज्यादा था, सॉरी मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा था। प्रीवियस देखते हैं, ये रहा, क्लोराइड का ज्यादा था, फ्लोराइड का कम था और आयोडाइड का सबसे कम था। और यहां पर अगर हम देखें तो ब्रोमाइड और आयोडाइड का। अब इसमें हम जो बेसिक रीजन देते हैं सबसे कम होने का, वो है कि फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर हैं, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो किस ऑर्बिटल में है, वो है 2p में। और कार्बन जहां पर इलेक्ट्रॉन जाने हैं वो भी कौन सा है, 2p। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे, जिसकी वजह से डाइपोल हमेशा डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो गई, ये। लेकिन अगर जब रेजोनेंस नहीं हुआ तो फ्लोरीन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ये। तो कभी डायरेक्शन ऊपर जाती है, कभी डायरेक्शन नीचे आती है। लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन देखें तो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस का इफेक्ट पुअर होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरोबेंजीन। क्यों? क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, 3p में, और जब आते हैं तो किस में आते हैं, 2p में आते हैं। तो बहुत अच्छा रेजोनेंस इफेक्ट यहां नहीं मिलता। रेजोनेंस इफेक्ट नहीं मिलेगा तो क्लोरीन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसान नहीं है, इधर आसान नहीं है, एनर्जी गैप है 3p और 2p में। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर रहती है, डाइपोल की डायरेक्शन किधर रहती है, ऊपर की तरफ, यानी टुवर्ड्स क्लोरीन। लेकिन इसमें रेजोनेंस आसान हो जाता है फ्लोरीन और कार्बन में, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नीचे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन या डाइपोल की डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों रहती है, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, इसीलिए नेट हमें कम वैल्यू मिलती है। लेकिन इस केस में हमें नेट वैल्यू ज्यादा मिल जाती है। आई होप इट इज क्लियर। और जैसे जैसे आप ब्रोमो और आइडो में जाते हैं तो डाइपोल और भी ज्यादा यूनिडायरेक्शनल चलता चला जाता है। ये देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन आने वो किससे आने, 4p से आने, किस में आने, 2p में आने। तो रेजोनेंस और भी कम हो जाएगा। तो डाइपोल हमेशा किधर रहेगा, इधर। और आइडो में तो और भी कम पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ आयोडीन हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास कौन से ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल, और आना किस में है, 2p में। तो रेजोनेंस तो यहाँ नेग्लेजेबल हो जाएगा, ऐसे आएंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो डाइपोल किधर रहेगा, परमानेंटली अपवर्ड। इसीलिए डाइपोल का ये ऑर्डर यहाँ मिल जाता है। अब हमारे पास ऑर्थो, मेटा, पैरा, डाई क्लोरोबेंजीन अगर हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को आपने मेमोराइज करना है, विच इज गिवन इन द टेक्स्ट। ये अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट आता है 453 केल्विन और ये आता है 446 केल्विन, और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाता है। अब इस पे अगर हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट, तो हम समझा भी सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये रिजल्टेंट डाइपोल है, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, नेट 0 हो गया। इसमें हमें थोड़ी कम वैल्यू तो मिलेगी, क्योंकि यहां थीटा कितना है हमारे पास, 120।
और अगर 120 है तो हम केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इट इज एज गुड एज क्लोरोबेंजीन, यानी इधर ही मिलेगा ऐसा 120 होने पर और एटम सेम होने पर μ1, ये μ1, तो μr इज इक्वल्स टू μ1 होता है। आप चाहें तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक देख सकते हैं। इसमें 0 हो गया, लेकिन ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर डिपेंडेंट होता है। ये है 256 केल्विन, ये है 249 केल्विन और ये है 325 केल्विन। आप इसको बता सकते हैं कि ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें पैकिंग बहुत अच्छी बनेगी, पैकिंग बहुत अच्छी बनेगी, इस वजह से हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को ज्यादा असाइन कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है पोलर पोलर में, और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पर। तो ये हमारा एज अ होल अल्काइल एंड एराइल हैलाइड टॉपिक यहां खत्म होता है, राइट।